चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जो इरादे की मजबूती दिखाती है। जयपुर के अर्जुन लाल सेठी, जिन्हें कई लोग राजस्थान का पहला क्रांतिकारी मानते हैं। हाँ, सेठी जी। उन्हें चौमू में जिलाधीश का पद मिला था। जानते हैं उन्होंने क्या कहकर ठुकरा दिया? बताइए। कहा, अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। वाह, क्या बात है। सोचिए, ये सिर्फ नौकरी छोड़ना नहीं था, ये तो एक ऐलान था, एक संकल्प था। बिल्कुल, ये उस दौर की भावना को, उस जज्बे को पकड़ता है। और सेठी जी ने सिर्फ नौकरी ही नहीं छोड़ी, उन्होंने जयपुर में वर्धमान पाठशाला खोली। हाँ, और अजमेर में भी। हाँ, अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी। कहने को ये शिक्षा केंद्र थे, पर असल में ये वो जगहें थी जहां नौजवानों के दिलों में क्रांति की चिंगारी भड़काई जाती थी। मतलब एक तरह से नर्सरी थी क्रांतिकारियों की। बिल्कुल, शिक्षा को हथियार बनाने की सोच, ये अपने आप में उस वक्त बहुत बड़ी, बहुत क्रांतिकारी बात थी। हाँ, और ये पाठशालाएं वाकई क्रांतिकारियों की नर्सरी बन गईं। यहीं से कई युवा निकले जिन्होंने आगे चलकर बड़ा काम किया। सही। लेकिन क्रांति का रास्ता आसान नहीं था। इसमें त्याग और बलिदान की कहानियां भरी पड़ी हैं, जैसे शाहपुरा का बारहट परिवार। उफ, बारहट परिवार का जिक्र आते ही मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, पूरा का पूरा परिवार देश के लिए कुर्बान हो गया। केसरी सिंह बारहट, राजस्थान केसरी। हाँ, राजस्थान केसरी कहा जाता था उन्हें। कभी भी थे, क्रांतिकारी भी। 1903 में जब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार जा रहे थे, अंग्रेजों का दरबार था वो। हाँ, लॉर्ड कर्जन का। हाँ, तो केसरी सिंह ने उन्हें चेतावनी रा चुंगटिया नाम से 13 सोरठे भेजे। सोरठे मतलब दोहे। लेकिन असरदार दोहे। बहुत असरदार। ऐसे दोहे थे जिनमें मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाकर महाराणा को अंग्रेजों के दरबार में जाने से रोका गया। वाओ! और कहते हैं इनका इतना असर हुआ कि महाराणा दिल्ली पहुंचकर भी दरबार में शामिल नहीं हुए। कमाल है, सिर्फ शब्दों से, कविताओं से इतना बड़ा असर। यही तो ताकत थी उनकी कलम में। और उनके भाई जोरावर सिंह बारहट, उनका क्या? वो दिल्ली में वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना में शामिल थे। और फिर जिंदगी भर अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, भेस बदल के घूमते रहे। पूरी जिंदगी फरार रहे। हाँ, पूरी जिंदगी। उनकी याद में आज भी शाहपुरा में 23 दिसंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। और फिर केसरी सिंह के बेटे प्रताप सिंह बारहट। प्रताप सिंह शायद राजस्थान के सबसे कम उम्र के शहीदों में से। एग्जैक्टली। बहुत छोटी उम्र थी उनकी। हाँ। बरेली जेल में उन पर बहुत जुल्म हुआ। अंग्रेज अफसर था एक, चार्ल्स क्लीवलैंड। उसने सोचा कि माँ का वास्ता देकर इस नौजवान से राज उगलवा लेंगे। अच्छा। उसने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। जानते हैं प्रताप ने क्या जवाब दिया? वो जवाब आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। प्रताप ने कहा, मेरी माँ रोती है तो रोने दो। मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। अगर मैंने दिल का भेद खोल दिया तो ये मेरी असली मौत होगी और मेरी माँ पर हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। ओह, इतनी कम उम्र में वो देश के लिए इतना बड़ा जज्बा। सोचिए। और वो जेल की यातनाएं सहते हुए शहीद हो गए। इस परिवार का बलिदान वाकई असाधारण है। पिता, चाचा, बेटा, सबने देश के लिए जान दे दी। जी। ये कहानियां हमें बताती हैं कि आजादी की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, ये व्यक्तिगत स्तर पर गहरे त्याग की कहानी भी थी। बिल्कुल सही कहा। और ये त्याग सिर्फ क्रांतिकारियों तक ही सीमित नहीं था। राजस्थान में गांधी जी के विचारों का भी गहरा असर हुआ, बहुत गहरा। हाँ, कई नेताओं ने अहिंसा और समाज सुधार का रास्ता अपनाया। बिल्कुल। जैसे भोगीलाल पांड्या, उन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है। हाँ, पांड्या जी डूंगरपुर के रहने वाले थे। और उन्होंने वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो आदिवासी इलाका है, वहाँ शिक्षा और हरिजन सेवा का जबरदस्त काम किया। हाँ, बहुत काम किया। वागड़ सेवा मंदिर, हरिजन सेवा समिति जैसे संगठन खड़े किए उन्होंने। ये वागड़ का गांधी उपाधि, ये बहुत कुछ कहती है ना? हाँ, ये दिखाती है कि कैसे गांधी जी के राष्ट्रीय विचार स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ढले। पांड्या जी ने गांधीवादी सिद्धांतों को आदिवासियों और दलितों के बीच जिंदा किया, उनके जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की। ये संगठन सिर्फ कागज पर नहीं थे, ये जमीन पर काम कर रहे थे। बिल्कुल। और एक और बड़ा नाम है जमनालाल बजाज का। हाँ, बजाज जी सीकर के थे, बड़े उद्योगपति थे, लेकिन सब कुछ देश के लिए लगा दिया। गांधी जी उन्हें अपने 5वें बेटे की तरह मानते थे। सही। उन्हें 2 और उपाधियां मिली थी, गुलाम नंबर 4 और राजस्थान का भामाशाह। गुलाम नंबर 4, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, पहली बार सुने तो लगता है, लेकिन ये उनकी विनम्रता दिखाता है। वो कहते थे कि मैं पहला गुलाम भारत माता का,
दूसरा देशी राजाओं का, तीसरा सीकर का और चौथा तब जाके अपना खुद का हूं। अच्छा, ये मतलब था इसका। हाँ, और राजस्थान का भामाशाह इसलिए क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में दिल खोलकर आर्थिक मदद दी, जैसे कभी भामाशाह ने महाराणा प्रताप की मदद की थी। सही। उन्होंने अंग्रेजों की दी राय बहादुर की उपाधि भी लौटा दी थी असहयोग आंदोलन के समय। हाँ, ये भी एक बड़ा कदम था। ये सिर्फ उपाधि लौटाना नहीं था, ये अंग्रेजी सत्ता को सीधी चुनौती थी उस वक्त। सही कहा। इसी कड़ी में सिरोही के गोकुल भाई भट्ट का भी नाम आता है, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। हाँ, भट्ट साहब। उन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। यहाँ एक पैटर्न दिखता है, नहीं? कैसा पैटर्न? जैसे भोगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी, गोकुल भाई भट्ट पूरे राजस्थान के गांधी। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि गांधी जी का प्रभाव कितना गहरा और व्यापक था कि अलग अलग इलाकों के लोगों ने अपने नेताओं में उनका अक्स देखा और उन्हें वही सम्मान दिया। गांधीवादी और क्रांतिकारी धाराओं के साथ साथ राजस्थान में किसानों और आदिवासियों के भी बड़े आंदोलन हुए। ये लड़ाई सिर्फ शहरों की नहीं थी, गांवों और जंगलों तक फैली हुई थी। बिल्कुल। और यहाँ विजय सिंह पथिक का नाम सबसे पहले आता है। हाँ, पथिक जी। दिलचस्प बात यह है कि वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के थे। असली नाम भूप सिंह गुर्जर था। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, लेकिन राजस्थान उनकी कर्मभूमि बना। उन्हें भारत में किसान आंदोलनों का जनक माना जाता है। उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जो शायद भारत का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसक किसान आंदोलन था। बिल्कुल, सबसे लंबा। सोचिए, लगभग 44 साल। 44 साल। और सिर्फ बिजोलिया ही नहीं, बेंगू किसान आंदोलन में भी उनकी अहम भूमिका थी। हाँ, बेंगू में भी। उन्होंने किसानों की आवाज उठाने के लिए राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान जैसे अखबार भी निकाले। ये अखबार बहुत महत्वपूर्ण थे ना? बहुत ज्यादा। पथिक जी की रणनीति कमाल की थी। उन्होंने स्थानीय किसान समस्या को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। उनके अखबार सिर्फ खबरें नहीं छापते थे, वे किसानों को संगठित करते थे, उनमें चेतना जगाते थे। बिजोलिया आंदोलन की सफलता ने साबित किया कि अहिंसक तरीके से भी बड़ी लड़ाइयां जीती जा सकती हैं। किसानों की तरह ही राजस्थान के आदिवासी भी अपने हकों के लिए लड़े। मोतीलाल तेजावत का नाम यहाँ बहुत अहम है। हाँ, तेजावत जी उदयपुर के कोलियारी गांव के थे। और भील आदिवासियों के बीच उन्हें आदिवासियों का मसीहा या प्यार से बाऊजी कहा जाता था। बिल्कुल। बाऊजी तेजावत जी ने एक ही आंदोलन चलाया, एक ही यानी एकता। उन्होंने भीलों को अंग्रेजी हुकूमत और स्थानीय जागीरदारों के शोषण के खिलाफ एकजुट किया। उनकी वो 21 मांगों वाली मेवाड़ पुकार बहुत प्रसिद्ध हुई थी ना? हाँ, मेवाड़ पुकार। वो एक पर्चा था जिसमें 21 मांगे थी। ये बहुत मशहूर हुआ। ये आदिवासियों के आत्मसम्मान और उनके अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक बन गया। उन्होंने वनवासी संघ भी बनाया। और एक और नाम जो आदिवासी चेतना से जुड़ा है वो है गोविंदगिरी का। हाँ, गुरु गोविंदगिरी डूंगरपुर के थे। उन्होंने भी भीलों में समाज सुधार का काम किया और उन्होंने तो बहुत पहले 1883 में ही संप सभा बना ली थी। हाँ, संप सभा। संप सभा यानी एकता और भाईचारे का संगठन। लेकिन गोविंदगिरी और संप सभा के साथ एक बहुत दुखद घटना जुड़ी है, मानगढ़ हत्याकांड। हाँ, मानगढ़ 1913 में बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का सालाना जलसा हो रहा था। हजारों भील शांति से इकट्ठे हुए थे। और फिर? लेकिन अंग्रेजी और रियासती फौजों ने उन्हें घेरकर गोलियां चला दी। अंधाधुंध फायरिंग, सैकड़ों लोग मारे गए। इसे वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है। हाँ, कहते हैं। हालांकि ये जलियांवाला बाग से भी पहले हुआ था। ये बहुत दर्दनाक है और मानगढ़ की कहानी उतनी ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंची जितनी जलियांवाला बाग की। यही तो बात है। ये दिखाता है कि आदिवासी समाज का संघर्ष और उन पर हुए अत्याचार कितने भीषण थे। उनकी कहानियां अक्सर दब जाती हैं। बिल्कुल। और इन जन आंदोलनों के साथ ही राजस्थान की रियासतों में राजनीतिक चेतना जगाने और जिम्मेदार सरकार की मांग करने के लिए प्रजामंडल आंदोलन भी चल रहे थे। हाँ, प्रजामंडल आंदोलन मतलब रियासतों के अंदर ही जनता के हक के लिए बने संगठन। हाँ, और इसमें माणिक्यलाल वर्मा का बड़ा योगदान था। वर्मा जी वो खुद बिजौलिया के थे। हाँ, और किसान आंदोलन से गहरे जुड़े थे। हाँ। उनका लिखा पंछीड़ा गीत तो पंछीड़ा वो तो आंदोलनकारियों का जैसे राष्ट्रगान बन गया था उस इलाके में। हाँ, उन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासन नाम से किताब भी लिखी जिसमें रियासत की कमियों को उजागर किया। उन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की नींव रखी। वर्मा जी जैसे लोग किसान आंदोलनों और प्रजामंडल आंदोलनों के बीच एक पुल का काम कर रहे थे। हाँ, पंछीड़ा जैसे लोकगीतों के जरिए राजनीतिक संदेश आम लोगों तक पहुंचाना ये उनकी खूबी थी।
प्रजामंडल आंदोलन सीधे तौर पर आजादी की मांग नहीं कर रहे थे शुरू में, बल्कि रियासतों के अंदर राजा के शासन में सुधार और जनता की भागीदारी चाहते थे। अच्छा।